मैं डॉक्टर राकेश पाठक आपके पास आने से पहले मैं एक जरा दर्शकों को बता दूं, जगदीप धनखड़ साहब राजस्थान के मूल निवासी हैं, वहीं से इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की, वहीं पे इन्होंने वकालत शुरू की, फिर सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने लगे। इनका एक पास्ट में इलेक्शन लड़ने का भी एक इतिहास है। 89 में जनता दल के कैंडिडेट के रूप में ये झुंझुनू से इलेक्शन जीते। 2 साल का वो टर्म छोटा हो गया था क्योंकि सरकार गिर गई थी। फिर 91 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चले गए, जनता दल छोड़ के कांग्रेस में गए और अजमेर से इलेक्शन लड़े और हार गए। फिर 93 में ये कांग्रेस के एमएलए बने। उसके बाद 98 का इलेक्शन फिर ये कांग्रेस के टिकट पे झुंझुनू से फिर लड़े और फिर हार गए, तीसरे नंबर पे रहे। उसके बाद इन्होंने चुनाव का रुख नहीं किया, इनको लग गया कि अभी चुनाव बहुत हो गया। फिर ये जुगाड़बाजी वाला जो होता है, जो बैकडोर होता है, फिर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब बीजेपी में जिस तरह की चीजों से पारितोषिक मिलता है, इनाम मिलता है, इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा वहां। और फिर इन्होंने जो वेस्ट बंगाल में किया वो सबको पता ही है, और अब ये वाइस प्रेसिडेंट है। मैं डॉक्टर राकेश आपसे जो बात जस्टिस कोलसे पाटिल कह रहे हैं, क्योंकि थोड़ा ऑफ द टॉपिक नहीं है, जगदीप धनखड़ साहब की बात इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं। जो बीजेपी और आरएसएस की लाइन है, ये उसी को आगे टो करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि हैं ये जनता दल, कांग्रेस, इन सबसे घूम घाम के आ रहे हैं। क्योंकि एक पुरानी बात याद दिला दूं, वाइस प्रेसिडेंट है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन की हलफ उठाए हैं, संविधान की शपथ लिए हैं, और फिर कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को तो बदलना चाहिए वाला बयान, अगर आपको याद हो, इन्होंने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने वाला बयान वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे रहा है, जो संविधान की शपथ लेके आ रहा है। डॉक्टर राकेश पाठक इस पे थोड़ा सा कर लेंगे, और जो बाकी है इस पे भी जरा एक आपका वक्तव्य, जो बाकी कुछ हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया सिंह साहब। जस्टिस कोलसे पाटिल साहब की चिंताएं बिल्कुल वाजिब हैं, लेकिन हम उनकी चिंताओं के साथ ये भरोसा दिलाना चाहते हैं उन्हें कि हमारी जो पीढ़ी है, हम लोग अपने बस भर जितना बस चलेगा इन फांसीवादी ताकतों को न तो लोकतंत्र का अपहरण करने देंगे, न इस देश में फांसीवाद को इस तरह पुष्पित पल्लवित होने देंगे जैसा हिटलर और मुसोलिनी के युग में इटली और जर्मनी थे, जिसका सर ने उल्लेख किया। उनकी चिंताएं बिल्कुल वाजिब हैं, बहुत बड़ा तजुर्बा उनके पास है, हम लोग तो उनके सामने बिल्कुल बच्चे हैं। सर ने एक बात कही कि मुगल काल में भारत समृद्ध था। मैंने पिछले दिनों एक बड़ा आर्टिकल लिखा, जब मोहन भागवत जी ने, सर संघ चालक, संघ के सुप्रीमो, उन्होंने एक बयान दिया करनाल में, हरियाणा में कोई कार्यक्रम था। ये विषयांतर इसलिए हो रहा है, इससे हम वहीं पहुंचेंगे, हम एक मोड़ लेकर वहीं आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत के लोग, भारत 70% शिक्षित था और इंग्लैंड 17% शिक्षित था। 17 इंग्लैंड था, 70% भारत था। और उन्होंने कहा कि, मोहन भागवत जी ने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था लेकर अंग्रेज इंग्लैंड गए और तब इंग्लैंड 70% शिक्षित हो गया और हम 17% रह गए। मैंने उसमें 3 आसान से सवाल पूछे कि अगर अंग्रेजों, बड़ा लंबा आर्टिकल मैंने लिखा है, फेसबुक पर है, आप लोग देख लीजिए। हाँ, वो मैंने देखा, और फेसबुक में अपने दर्शकों को भी बता दूं, डॉक्टर राकेश पाठक की फेसबुक पे चले जाइए, उस पे वो बहुत आराम से, और वो आर्टिकल पढ़ने लायक है, वो एक लंबा आर्टिकल, उसमें और भी जानकारियां मिलेंगी। हाँ डॉक्टर साहब जी, प्लीज। मैंने वो प्रामाणिक जो कोशिश की कि जो प्रमाण है उनके तथ्य के को बिल्कुल कपोल कल्पना साबित करने उन्हें लेकर आया। मैंने सीधा सवाल किया कि अगर अंग्रेजों के आने से पहले भारत 70% शिक्षित था, तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद से लेकर सर थॉमस रो के आने तक, अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी बनने तक, प्लासी और बक्सर के युद्ध तक 700-800 साल मुस्लिम शासकों का शासन रहा, जिसमें सिर्फ मुगल नहीं, सभी हैं उसमें, अफगान हैं, तुर्क हैं, सैयद हैं, तुगलक हैं, सबके नाम मैंने उसमें उल्लेख किया। तो मैंने पूछा मोहन भागवत जी से कि अगर अंग्रेजों के आने से पहले भारत 70% शिक्षित था, तो इसका श्रेय क्या मुसलमान शासकों को देना चाहेंगे आप? अगर हाँ, तो कल सुबह शाखा में जाकर ये बयान दीजिए, शाखा में अपने कार्यकर्ताओं को बताइए कि मुगल काल स्वर्ण काल था इस देश का, क्योंकि 70% लोग पढ़े लिखे थे। दूसरा सवाल मैंने उनसे ये पूछा, हाँ, उन्होंने ये भी कहा था करनाल के भाषण में, अंग्रेजों के आने से पहले भारत में बेरोजगारी नहीं थी। मैंने कहा बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अगर अंग्रेजों के आने से पहले भारत में बेरोजगारी नहीं थी,
तो इसका श्रेय भी इन 800-900 साल में जो लोग भी शासन में रहे उनको जाता है। और सर ने कहा अभी, कोलसे पाटिल सर ने, मैं उसको सर आंकड़ों के साथ उल्लेख करना चाहता हूं। औरंगजेब के समय वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का जो योगदान था वो 27% था। ये किसी भी दौर का सबसे बड़ा हिस्सा है कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में औरंगजेब के समय था, जिसे हम सबसे बड़ा आतताई मानते हैं। तीसरा मैंने सवाल पूछा था कि अंग्रेजों के आने से पहले आप जो आंकड़ा बता रहे हैं, न तो कोई इस तरह का सर्वे होता था, कोई सर्वेक्षण नहीं होता था। औपचारिक शिक्षा सन 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लागू की गई और उसी के इजलास में लॉर्ड मैकाले ने अपना वो दृष्टि पत्र विजन डॉक्यूमेंट सौंपा था, जिसके बाद विधिवत औपचारिक शिक्षा इस देश में शुरू हुई। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि जब संघ के सुप्रीमो के जुबान से, उनके श्रीमुख से हम ऐसी कपोल कल्पनाएं सुन सकते हैं जिनका कोई आधार नहीं है। मैंने उसमें यह भी पूछा हमारी कौन सी शिक्षा व्यवस्था थी जिसे अंग्रेज ले गए और खुद 17% शिक्षित थे और हमारी शिक्षा व्यवस्था ले जाकर 70% शिक्षित हो गए, जबकि वो अंग्रेज जहां 1206 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बन चुकी थी, कितनी और यूनिवर्सिटी सदियों पहले बन चुकी थी। 1206 में, भारत में तो आए भी 17वीं शताब्दी में है। तो इस तरह की कपोल कल्पनाएं जो जिस विचार परिवार का मुखिया करता हो, वहां उपराष्ट्रपति पद पर सुशोभित व्यक्ति उसी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए, उसी हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए अगर संविधान के मूलभूत ढांचे में बदलाव की बात करें तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। उनका अंतिम लक्ष्य यही है। और अकेले जगदीप धनखड़ की क्यों कर रहे हैं सर? हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया गुजरात के चुनाव में जब ये बयान देती हैं, चुनाव से पहले, चुनाव की अधिसूचना शायद जारी हो चुकी थी या नहीं, मुझे स्मरण नहीं हो रहा, बाकायदा उन्होंने ये कहा था कि पूरा देश गुजरात का नमक खाता है। हम सब जानते हैं उसके नेतार्थ राजनीतिक थे। तो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग जब सत्ताधारी पार्टी की ठकुर सुहाती के लिए, उसके लाभ के लिए, उसके चुनावी फायदे के लिए ऐसी बात करने लगेंगे तो वो दिन भी आ जाएगा जिस दिन उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनकर एक विपक्षी दल के एक नेता, भूतपूर्व अध्यक्ष के बयान और उसकी गतिविधियों का खंडन करने, उसकी निंदा करने आ जाएंगे। और निश्चित तौर पर मैं ऐसा मानता हूं कि उपराष्ट्रपति जी व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में इतने व्यस्त रहे होंगे, अगर ये अवमानना भी होती है तो मैं इसका सामना करने को तैयार हूं सर। पब्लिक इंडिया बरी हो जाए मेरे इस कथन से कि उपराष्ट्रपति जी व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का अध्ययन करते हुए इतने मसरूफ रहे होंगे कि वे नहीं सुन पाए होंगे कि भारत का प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर ऐसे बयान देता है जो वास्तव में देश का अपमान है। सर ने एक उदाहरण दिया, पाटिल सर ने, कि 2014 से पहले जन्म लेने पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किन्हीं पाप की, हमारे न जाने किस पाप की सजा है कि भारत में जन्म लेना पड़ा। बहुत लंबी सूची है नरेंद्र मोदी के बयानों की। उनका यह कहना कि घर में शादी है, पैसे नहीं है, यह भी इस देश के आम आदमी का अपमान था, विदेशी धरती पर दिया गया बयान था। उनका इस बार ट्रंप सरकार कहना, यह नारा लगाना, वो भी भारत के सार्वभौम शासक, सत्ता में चुनकर गए हुए व्यक्ति के द्वारा देश का अपमान था कि आप दूसरे देश के चुनाव में एक प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। कितनी चीजें और गिनाएं। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब लोग अपनी पार्टी के कार्यकर्ता बनकर रह गए हैं। ये सिर्फ संघ के प्रचारक के रूप में बने रह गए हैं। ये भूल गए हैं कि वे आज देश के चुने हुए और संवैधानिक पदों पर हैं। इनकी अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं का इनको भान नहीं रहा है। उपराष्ट्रपति किसी भी सूरत में विपक्ष के एक नेता के ऐसे बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। उसके लिए सरकार है। हमारा भी आलोचना कर सकते हैं। हम लोग तो स्वतंत्र समीक्षक हैं, समालोचक हैं। हम तो प्रधानमंत्री से लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक सबकी आलोचना करते आए। 10 साल की यूपीए सरकार में हम लोगों ने मनमोहन सिंह के खिलाफ डिबेट किया, संपादकीय लिखे हैं पहले पेज पर हम और आपने। लेकिन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को दलगत सीमाओं में बंधे रहकर ऐसे बयान देते हुए हमने कम से कम इससे पहले नहीं सुना। हो सकता हमसे पहले की पीढ़ी में कभी बीडी जत्ती ने कोई ऐसा बयान दिया हो इंदिरा जी के पक्ष में, मुझे याद नहीं। गोपाल दत्त पाठक उपराष्ट्रपति थे 60 के दशक में, शायद उन्होंने कोई बयान दिया हो नेहरू जी के पक्ष में, तो हमें याद नहीं है। और अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया हो
तो वे स्वर्ग में अगर बैठे हो तो हम आज भी उनकी निंदा करते हैं। कोलसे साहब कह रहे हैं किसी ने आज तक ऐसा बयान नहीं दिया, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पार्टी के हित में ऐसे बयान कभी नहीं दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पतन की जो फिसलन है ये अनंत अभी जारी रहने वाली है। 2024 इसका चरम होगा। हम देखेंगे लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है हमारे महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संबोधन में पार्टी विशेष के लिए वोट मांगने आ जाएं। कैसा अद्भुत दृश्य होगा। अमृत काल का ये चरम होगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दल विशेष के लिए वोट मांग रहे होंगे। भाषा उनकी सीधे वोट मांगने की नहीं होगी। भाषा ऐसी हो सकती है कि इन 10 सालों में देश ने न जाने कितनी तरक्की कर ली है। हमारे मध्य प्रदेश में कलेक्टर लोग, शासकीय कार्यक्रम में एक कलेक्टर ने बाकायदा माइक पर यह कहा कि इस सरकार को 25 साल रहना चाहिए। कलेक्टर तो एक अदना सा सरकारी कर्मचारी है, लेकिन इस पूरे तंत्र की गिरावट का एक छोटा सा नमूना है कि जिलाधिकारी, एक जिले का मुखिया, एक दल विशेष के लिए 25 साल सत्ता में रहने की कामना कर रहा है। उसकी घोषणा मंच से कर रहा है हजारों लोगों के सामने। और इसका चरम है महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम उपराष्ट्रपति द्वारा राजनीतिक बयानबाजी पश्चिम बंगाल में वे जो राजभवन में बैठकर कर आए हैं वो भी अपने आप में एक नजीर है। उनको यहां दोहराना जरूरी नहीं। हमारे दर्शक, हमारे श्रोता सब चीजों से वाकिफ हैं। महाराष्ट्र के राजभवन में क्या किया भगत सिंह कोश्यारी ने, मध्य प्रदेश में जब दल बदल हुआ 2020 में तब राजभवन क्या कर रहा था, हम सब इसके साक्षी हैं। और अभी हम और हमारा देश इस बात के लिए अभिशप्त है कि जब तक नैतिकता नाम की चीज इस आर्यावर्त से, इस भारत भूमि से समूल नष्ट न हो जाए, पाताल में न चली जाए राजनीतिक नैतिकता, तब तक ये क्रम रुकना नहीं चाहिए। हो सकता है हम लोग अपने ही जीवन काल में उस सब परिदृश्य को देख लें जो 1930-31 में हिटलर के दौर में या उसी दौर में मुसोलिनी अपने देश में ले आए थे। और अगर वो आया तो हम उसे रोकने की आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे। लेकिन ये देखने के लिए मुझे ऐसा लगता है ये देश अभिशप्त है, अभी ये क्रम रुकने वाला नहीं है। आनंद जी, मैं राकेश पाठक साहब एक चीज जरा नहीं, क्योंकि ये तो धनखड़ साहब ने जो किया, धनखड़ साहब ने एक वहां ऐसा काम किया है जो थोड़ा खतरनाक है। उनका जब आप भाषण सुनिए और वो लास्ट में जब बोल रहे हैं तो वो कह रहे हैं, वो एक तरह से लोगों को जोश दिला रहे हैं, राइज टू द ओकेजन, ये उन्होंने शब्द यूज किए हैं, एक्सपोज द फोर्सेस एंड न्यूट्रलाइज देम। ये कहीं ना कहीं से ये बिल्कुल प्रोवोकेटिव है। और ये अगर इनडायरेक्टली कहा जाए तो ये न्यूट्रलाइज देम का क्या मतलब है? जस्टिस पाटिल यहां सामने बैठे हैं, ये इनके ऊपर बिल्कुल ठीक से भारत के जो आईपीसी या सीआरपीसी की धाराएं लगनी चाहिए भाई। हाउ अ पर्सन कैन प्रोवोक समवन की राइज टू द ओकेजन, एक्सपोज द फोर्सेस, न्यूट्रलाइज देम। ये क्या काम करना चाह रहे हैं? ये लोगों को वायलेंस के लिए उकसा रहे हैं भाई, ये साफ साफ उकसा रहे हैं। इसमें एक छोटी सी टिप्पणी डॉक्टर राकेश पाठक। जी पहले मैं सर कोलसे साहब के लिए कहना चाहूंगा, पाटिल सर हम लोगों का सौभाग्य है कि आपके साथ बैठने को मिलता है स्क्रीन पर। पहले भी 1-2 बार हम आपके साथ स्क्रीन साझा कर चुके हैं। हम सब लोग आपसे सीखते हैं और इतने साहस के साथ आप सारी बात करते हैं। प्रदीप चौहान साहब ने और ब्रजेश जी ने भी इस दौर के जो खतरे हैं उनको रेखांकित किया। आपने जो सीधा सवाल आखिरी पूछा आनंद सर, ये लगभग उसी तरह का आह्वान है जैसा आह्वान बिल्कुल सड़क छाप भाषा में हमारे दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद में होने वाली तथा कथित धर्म संसदों में किया जा रहा है। मैं उन्हें अधर्म संसद कहता हूं। मैं ही नहीं, आप सब लोग भी अधर्म संसद के नाम से ही उसे आजकल संबोधित करते हैं। ये उसी तरह के आह्वान हैं जो समाज में, देश में अल्पसंख्यकों को बिल्कुल मिटा देने के आह्वान है। न्यूट्रलाइजेशन का क्या अर्थ है एक लोकतांत्रिक समाज में? आप क्या कहना चाहते हैं? सीधी बात कहिए, बने रहे अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। अब आप प्रदीप जी ने कहा ही है कि जिस दिन वे राष्ट्रपति बन जाएंगे तो सीधी बात करेंगे वे पार्टी के लिए। ये बहुत खतरे की तरफ बढ़ने के निशान है। इमरजेंसी की बात अभी कही सर ने और आपने भी कहा, आपातकाल का जिक्र किया। हम में से कोई आपातकाल का समर्थक नहीं है, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह के अंकुश नहीं लगना चाहिए समाज में, चाहे वे अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश हो, नागरिक आजादी पर हो, तमाम सारी गतिविधियों पर उस समय जो अंकुश थे। लेकिन एक सच्चाई दूसरी भी है जो नई पीढ़ी नहीं जानती है।
हमारे इस वक्त हम सब में जो मौजूद है वे तो सब जानते ही हैं कि उस आपातकाल का समर्थन तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया था। तत्कालीन सरसंघ चालक बाला साहब देवरस इमरजेंसी के पक्ष में थे। पाटिल साहब टीवी राजेश्वर आईबी के चीफ थे, उनकी किताब है द क्रूशियल ईयर्स। टीवी राजेश्वर ने उसमें साफ लिखा है कि बाला साहब देवरस के सीधे प्रधानमंत्री आवास में इंदिरा गांधी जी के साथ, श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री आवास में सीधे लिंक थे। बाला साहब देवरस संजय गांधी और श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलना चाहते थे, इंदिरा जी ने मना कर दिया था। संघ आपातकाल के पक्ष में था, उसके समर्थन में था। आज कितना भी ये लोग सब सियापा करें इमरजेंसी के, मैं तो 6वीं क्लास में पढ़ता था तब भिंड में, मैं तो इस बौद्धिक स्तर पर ही नहीं था और आज भी इतना नहीं समझ सकता हूं, लेकिन अगर मैं सचमुच उस वक्त जवानी में होता तो शायद मैं आपातकाल के विरोधियों में शामिल होता और आज भी आपातकाल के विरोध में हूं। लेकिन ये किस मुंह से आपातकाल की बात करते हैं? इनका जो मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो तो आपातकाल के पक्ष में था। नानाजी देशमुख उसे अनुशासन पर्व कह रहे थे शायद, या विनोबा भावे ने कहा था। संघ ने कहीं कोई ऐसा विरोध नहीं किया था। अटल बिहारी वाजपेयी पूरे 19 महीने जेल नहीं गए। मेरे ग्वालियर के हैं, मैं ग्वालियर का हूं, संयोग से आज ग्वालियर में ही बैठा हूं मैं। तो अटल जी जिस स्कूल कॉलेज में पढ़े, मैं संयोग से उसी स्कूल कॉलेज में पढ़ा हूं, लेकिन अटल जी आपातकाल में जेल नहीं गए थे। संघ के न जाने कितने ऐसे कार्यकर्ता थे जो मीसा के अंदर का जेल गए और माफीनामे लिखकर के भविष्य में कोई गतिविधि नहीं करेंगे, 19 महीने से बहुत बहुत पहले बाहर आ गए थे। और इस वक्त मध्य प्रदेश में पेंशन ले रहे हैं मीसाबंदी। बीजेपी की सरकार ने उन्हें पेंशन देने का प्रावधान किया है जिन पर आपातकाल में एक दिन भी मीसाबंदी के रूप में जेल जाने का अनुभव है, प्रमाण पत्र है कोई, और जो कि माफी मांगकर बाहर आए थे। तो इनका पाखंड तो समाज को समझना है। हम और आप तो थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं। जो राष्ट्रपति जी के बयान की आपने बात कही और उपराष्ट्रपति महोदय की, क्षमा करें, जो कुछ वे कह रहे हैं वे संघ और भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य लाइन है, जो मुख्य धारा है, उस विचारधारा के भीतर जो अंतर्निहित धारा है कि इस देश में नेहरू, अंबेडकर, पटेल, गांधी के सपनों के भारत के लिए जो संविधान बनाया गया था, वो इन्हें अपनी राह में रोड़ा दिखाई देता है। जैसा कि पाटिल सर ने कहा, इनके दिमाग में तो, इनके सिर पर तो मनुस्मृति बैठी हुई है और वही बात, वही विचार गाहे बगाहे इन लोगों की जुबान पर आ जाता है। अगर कभी मोहन भागवत ये कहते हैं कि औरत का काम तो चौका चूल्हा संभालना है, घर में रहना है, तो ये समझ में आता है कि मूल मनुस्मृति स्त्री, दलित, पिछड़े, जिनको बराबर का मानव का दर्जा भी नहीं देती है, वही इनका मूल विचार है। ये 21वीं सदी की इस दूसरी दहाई में आज भी औरत को बराबर का दर्जा नहीं देना चाहते। और इनका पूरा कुनवा क्या स्तर है, हेमंता विश्व शर्मा का प्रदीप चांद साहब ने नाम लिया, वे कैसे बयान देते हैं। वो जो त्रिपुरा में एक मुख्यमंत्री थे फिर नहीं रहे, वे कैसी कैसी अवैज्ञानिक बातें करते थे। और पाटिल साहब, वो जो प्लास्टिक सर्जरी की बात कही थी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, वो विश्व विज्ञान कांग्रेस में कही थी, वर्ल्ड साइंस कांग्रेस में। आप सोच सकते हैं उन वैज्ञानिकों ने, उन इतने बड़े बड़े विद्वानों ने किस तरह अपनी हंसी रोकी होगी, कैसे वे अपने खीसों को रोक पाए होंगे कि भारत कैसा अजूबा देश है। इसका प्रधानमंत्री कह रहा है कि गणेश जी के सर पर हाथी का सर लगा दिया गया था। आज भी विज्ञान इतना उन्नत नहीं है, लेकिन लोग बोलते नहीं ना, बोलते नहीं है सर। हम और आप बोलते हैं, इसलिए कार्यक्रमों में नहीं बुलाए जाते। आपको बुला लिया किताब के विमोचन में आनंद वर्धन सिंह ने, ये उनका साहस है। सच्चाई यही है कि हम और आपको भी अब लोग ये साहस नहीं करते कि हमारे लिखे को, मैं आज घर में कहीं बात कर रहा था मित्रों के साथ कि हम और आप जो बोल और लिख पा रहे हैं, उस बोले और लिखे को, प्रदीप चांद साहब के बोले हुए उनके चैनल के शब्दों को लाइक करने का साहस नहीं है लोगों में। मेरी फेसबुक पोस्ट को लाइक करने की हिम्मत नहीं करते लोग, इतने डरे हुए हैं। और राहुल गांधी कुछ गलत नहीं कह रहे कि इस देश में बोलने की आजादी नहीं है। आपने माइक बंद करने की बात कही आनंद जी, अगर माइक चलता भी रहने दिया तो बाद में 18 शब्द एक्सपंज कर दिए गए, हटा दिए गए, पूरे के पूरे वाक्य उड़ा दिए गए सदन की लिखा पढ़ी में से। तो क्या गलत कहा है राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने क्या गलत कहा है? जब देश में मीडिया की आजादी, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम दुनिया में 150वीं पायदान पर पहुंच गए हैं। मैं 2-3 दिन पहले गलती से 142वीं पायदान कह गया था। हम लगातार हर साल दर साल गिरते हुए 150वें स्थान पर हैं।
180 देशों में। यानी अभिव्यक्ति की आजादी कितनी बची है संसद से लेकर सड़क तक। और माफ कीजिए आनंदवर्धन सिंह साहिब, हम सब लोग आज जिस प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं, अगला निशाना प्रदीप भाई यूट्यूब चैनल ही है, न्यूज पोर्टल्स ही हैं, वेबसाइट्स ही हैं इनका अगला निशाना। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उसकी पूरी तैयारी कर रहा है। हमारे आपके चैनल बाकायदा आईबी मिनिस्ट्री में 200 लोगों की टीम है जो हम सबके लिखे बोले पर नजर रखती है। फेसबुक पर रीच कम कर दी गई हमारी आपकी पोस्ट की। यूट्यूब चैनलों पर स्ट्राइक लगवा दी जाती है। 4 PM चैनल हमारे मित्रों संजय शर्मा का है, कितनी बार वो अभी बंद हुआ 7 दिन के लिए। गनीमत है कि अभी पब्लिक इंडिया, शायद स्ट्राइक तो नहीं लगी सिंह साहब, अभी तक नहीं लगी, लेकिन उनकी पूरी तैयारी है कि हमारे आपके आज के बोले में से ही कोई चीज निकाली जा सकती है कि प्रदीप चौहान साहब ने, डॉक्टर राकेश पाठक ने या पाटिल साहब ने, ब्रजेश जी ने, महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की गरिमा के विरुद्ध हमने कुछ बोला था। कोई शिकायत कर देगा, IT सेल के 10-20 लोग मेल कर देंगे, आईबी मिनिस्ट्री यूट्यूब को लिख देगा, स्ट्राइक लग जाएगी। तो जितने खतरे राहुल गांधी रेखांकित कर रहे हैं, मैंने एक बात जो लगातार पिछली हर डिबेट में कही थी वो दोहराना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कोई रहस्योद्घाटन नहीं किया है, कोई एक्सक्लूसिव खबर खोज कर लाए और अमेरिका इंग्लैंड के लोगों को बता दी, ऐसा नहीं किया है। ये दुनिया एक छोटा सा गांव है। इंटरनेट के जरिए इस देश में जो कुछ हो रहा है दुनिया पहले से जानती है। राहुल गांधी ने कौन सा अपमान कर दिया? इस देश में जो कुछ हो रहा है क्या दुनिया के लोग नहीं जानते? क्या लोग नहीं जानते केंद्रीय मंत्री मॉब लिंचिंग के आरोपियों को मालाएं पहनाते हैं? क्या दुनिया नहीं जानती कि हमारे यहाँ बलात्कार के आरोपी जेल से छूटकर, आरोपी नहीं माफ कीजिए, सजा याफ्ता लोग जेल से छूटकर आते हैं, सत्ताधारी दल और उसके आनुषंगिक संगठन के लोग उनका स्वागत करते हैं। क्या चीज ऐसी है जो दुनिया नहीं जानती भारत में हो रही है? जो तो राहुल गांधी ने कौन सा विस्फोट कर दिया नया जानकारी का? इसके बावजूद मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं, देश सर्वोपरि है। देश नरेंद्र मोदी नहीं है, देश गौतम अडानी नहीं है, देश अनिल अंबानी नहीं है, देश राहुल गांधी भी नहीं है। इसलिए अगर सचमुच में देश के खिलाफ राहुल गांधी ने या XYZ किसी ने भी एक भी शब्द देश की गरिमा के विरुद्ध किया है, देश का अपमान किया है, तो हमारे कानून में, हमारे संविधान में जो भी धाराएं होती हों, जो भी उस अपराध को सिद्ध करने के प्रावधान हो, उनमें मुकदमा दर्ज कीजिए, जेल भेज दीजिए, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूं, आप हो या राहुल गांधी हो। लेकिन उनके कहे के तथ्यात्मक जवाब दें, उसका उत्तर दें। अगर अपराध है तो मुकदमा चलाएं। जी आनंद जी।